नमस्ते। आज हम भारत की हायर एजुकेशन में हुए एक बहुत बड़े और उतने ही विवादित बदलाव की गहराई में उतरने वाले हैं। साल 2026 की शुरुआत। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी कुछ नए नियम लेकर आया। मकसद बहुत साफ था, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को जड़ से खत्म करना। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। इन नियमों के आते ही देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए और एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ये नियम आखिर हैं क्या? अगर इरादा अच्छा था तो इतना हंगामा क्यों हुआ? और क्या इन्हें बेहतर बनाने का कोई रास्ता है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसे ही जानकारी भरे विषयों पर चर्चा पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूजीसी को ये नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब ऐसा क्या चल रहा था कैंपस में जिसे बदलने की इतनी जल्दी थी? देखिए, जरूरत तो बहुत बड़ी और असली थी। भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव की शिकायतें कोई नई बात नहीं है। ये सालों से चली आ रही थी। समस्या ये थी कि इन शिकायतों से निपटने के लिए जो पुराने सिस्टम थे वो आप कह सकती हैं बहुत कमजोर थे। कमजोर मतलब? सुनवाई नहीं होती थी। हाँ, कई बार तो शिकायतें अनसुनी कर दी जाती थी और अगर सुनवाई होती भी थी तो फैसला आने में सालों लग जाते थे। मतलब न्याय में देरी हो रही थी और शायद अन्याय भी हो रहा था। बिल्कुल। तो यूजीसी इसी कमी को दूर करना चाहता था। इन नए नियमों के पीछे मोटे तौर पर 4 मुख्य लक्ष्य थे। 4 लक्ष्य? जी। पहला, भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत कानूनी कवच तैयार करना। मतलब ये साफ कर देना कि जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता किसी भी आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला कदम था नियमों को सख्त बनाना। और दूसरा लक्ष्य था हर संस्थान के अंदर एक पक्का ढांचा, एक सिस्टम तैयार करना। एक सिस्टम? कैसा सिस्टम? ये तय किया गया कि हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, एक इक्विटी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा और शिकायतों की जांच के लिए एक इक्विटी कमेटी बनेगी। अच्छा, मतलब अब शिकायत लेकर किसी के दरवाजे पर भटकना नहीं पड़ेगा। एक तय जगह होगी जहां सुनवाई होगी। एकदम सही। और तीसरा लक्ष्य इसी से जुड़ा था, समय पर समाधान। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। हाँ, नए नियमों में साफ लिखा था कि शिकायतों पर एक तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करनी ही होगी। वो जो मामलों को सालों तक लटकाने वाला कल्चर था उसे खत्म करना था। और चौथा? आपने कहा 4 थे। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा कदम था, वो था संस्थानों की जवाबदेही तय करना, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही? हाँ। मतलब अगर कॉलेज नियम नहीं मानेगा तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हेड यानी वाइस चांसलर या डायरेक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। ओह। और इतना ही नहीं, यूजीसी के पास उनकी फंडिंग रोकने तक का अधिकार होगा। ये एक बहुत बड़ा डंडा था ताकि संस्थानों को इन नियमों को गंभीरता से लेना ही पड़े। सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। एक सुरक्षित कैंपस, शिकायतों के लिए एक तय सिस्टम, जल्दी न्याय और संस्थानों की जवाबदेही। इससे तो सबको खुश होना चाहिए था। तो फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। बात इरादे से हटकर नियमों की भाषा और उनके लागू करने के तरीके पर आ गई। विवाद की असल में 4 बड़ी वजह थी और पहली और सबसे बड़ी वजह थी गैर तटस्थ होने की धारणा। 1 मिनट, मुझे ये बात थोड़ी और समझनी है। गैर तटस्थ या नॉन न्यूट्रल होने की धारणा, इसका क्या मतलब है? क्या लोगों को लगा कि ये नियम किसी का पक्ष ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही महसूस किया गया। नियमों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था उससे एक बड़ा संदेश ये गया कि जाति आधारित भेदभाव को मुख्य रूप से SC, ST और OBC समुदायों के नजरिए से ही देखा जा रहा है। मतलब जिक्र बार बार इन्हीं वर्गों का था। जी। इसका नतीजा ये हुआ कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों में एक डर और अविश्वास पैदा हो गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी शिकायतों को उतनी अहमियत नहीं दी जाएगी या अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो ये सिस्टम उनकी मदद के लिए है ही नहीं। ठीक, यही डर। भले ही यूजीसी का ऐसा इरादा कभी न रहा हो, लेकिन नियमों की भाषा ने एक हम बनाम वो का माहौल बना दिया। परसेप्शन इज रियलिटी। बिल्कुल। और यहीं से दूसरी बड़ी वजह निकल कर आई, नियमों के गलत इस्तेमाल का डर, फेयर ऑफ मिसयूज। अच्छा, ये डर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि नियमों में भेदभाव की परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक और थोड़ी अस्पष्ट थी। साथ ही कार्रवाई की समय सीमा बहुत सख्त थी।
हाँ। इससे शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन में घबराहट फैल गई। उन्हें लगा कि छात्रों के बीच होने वाली किसी छोटी-मोटी बहस या मजाक को भी कोई बड़ा चढ़ाकर भेदभाव की गंभीर शिकायत बना सकता है। हाँ, ये तो शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता होगी। रोजमर्रा की क्लासरूम बातचीत में भी उन्हें डर लगेगा कि कहीं उनकी कोई बात उसे तोड़ मरोड़ कर पेश ना कर दिया जाए। इससे तो सीखने सिखाने का माहौल ही खराब हो सकता है। उन्हें ये भी डर था कि कोई पुरानी रंजिश निकालने के लिए या किसी टीचर को परेशान करने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सही है। और सख्त नियमों की वजह से बिना पूरी जांच के उन पर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल। एकदम ये डर जंगल की आग की तरह फैला। तो पहला कारण था भाषा, जिससे लगा कि नियम एक तरफा है। दूसरा था गलत इस्तेमाल का डर। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ हर कॉलेज एक जैसा नहीं होता। क्या इन नियमों में इस बात का ध्यान रखा गया था? और यही विवाद का तीसरा बड़ा कारण था, वन साइज फिट्स ऑल तरीका। सबके लिए एक ही नियम। हाँ, जैसा आपने कहा, भारत में हजारों तरह के शिक्षण संस्थान हैं। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या IIT बॉम्बे जैसे बड़े संस्थान हैं जिनके पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं। तो दूसरी तरफ किसी छोटे शहर या गांव में एक प्राइवेट कॉलेज है जो मुश्किल से चल रहा है। सही बात है। दोनों की क्षमता में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन UGC ने सब पर एक ही नियम थोप दिए। एक बड़े IIT के लिए जो नियम लागू करना आसान है, वो उस छोटे से ग्रामीण कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक बोझ बन जाता है। उनके पास इतने पैसे या स्टाफ ही नहीं होते कि वो अलग से एक इक्विटी ऑफिसर रखें, एक पूरा सेंटर बनाएं और इतनी सारी कागजी कार्रवाई करें। इस जमीनी हकीकत को ऐसा लगा कि नजरअंदाज कर दिया गया। तो अच्छी मंशा के बावजूद नियमों की भाषा, गलत इस्तेमाल का डर और सबको एक ही तराजू में तौलने की कोशिश, इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना दी। जाहिर है इसके बाद तो सड़कों पर उतरना और कोर्ट जाना ही अगला कदम होता। हाँ, और वही हुआ। चौथी वजह यही थी व्यापक विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियां। कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन किए और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लोगों ने संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का हवाला दिया और नियमों की अस्पष्ट भाषा पर गंभीर सवाल उठाए। तो जो चीज कैंपस में सुधार के लिए लाई गई थी, वो एक बड़े कानूनी और सामाजिक टकराव का कारण बन गई। तो अगर हम एक संतुलित नजरिया अपनाएं, तो UGC कहां पर सही था और कहां पर उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई? देखिए, UGC इस बात में 100% सही था कि कैंपस में भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है और इसे खत्म करने के लिए एक मजबूत सिस्टम की सख्त जरूरत है। पुराने सिस्टम वाकई में कमजोर थे, बहुत कमजोर थे, और जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी था। तो जरूरत को पहचानने और नेक इरादे के स्तर पर UGC के ये नियम बिल्कुल सही दिशा में कदम थे। तो फिर गलती कहाँ हुई? ऐसा क्या हुआ कि ये सही कदम लड़खड़ा गया? गलती हुई इसे लागू करने के तरीके में, मतलब एग्जीक्यूशन में। पहली और सबसे बड़ी गलती थी भाषा। उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे एक बड़े वर्ग ने पक्षपाती या गैर तटस्थ माना। इससे भरोसे की जगह शक पैदा हो गया। और दूसरी गलती, मुझे लगता है कि ये शायद लोगों से बात न करने की रही होगी। हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। दूसरी बड़ी गलती थी बातचीत में कमी। इन नियमों को लाने से पहले छात्रों, शिक्षकों और अलग-अलग संस्थानों के मैनेजमेंट से उस स्तर पर सलाह मशवरा नहीं किया गया जिस स्तर पर होना चाहिए था। अब अगर किया होता तो ये सारी चिंताएं पहले ही सामने आ जाती। हाँ, जैसे गलत इस्तेमाल का डर या छोटे कॉलेजों की मुश्किलें, ये सब पहले ही पता चल जाता और उन्हें सुधारा जा सकता था। पर ये एक तरफा फैसला थोपने जैसा महसूस हुआ। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ऐसा लगता है कि UGC ने सिर्फ नियम तोड़ने के बाद क्या होगा इस पर ध्यान दिया, लेकिन नियम तोड़ने की नौबत ही क्यों आए इस पर शायद उतना सोचा नहीं गया। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वैचारिक चूक है। उनका पूरा अप्रोच सजा देने पर था, यानी पुलिसिंग पर। उनका ध्यान इस पर था कि अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे सजा कैसे दी जाएगी, जबकि भेदभाव को रोकने यानी प्रिवेंशन पर और लोगों की सोच बदलने, उन्हें जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए था। सिर्फ डंडे से सुधार नहीं होता, सोच भी बदलनी पड़ती है। तो क्या इन नियमों को पूरी तरह से रद्द कर देना ही एकमात्र उपाय है, या इन्हें बचाने और सुधारने का कोई रास्ता है? इन्हें रद्द करना एक कदम पीछे हटने जैसा होगा, क्योंकि जिस समस्या को हल करने के लिए ये लाए गए थे, वो समस्या तो असली है। हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो समझदारी सुधारने में है। हाँ, समझदारी इसी में है कि इन्हें सुधारा जाए, और ये बिल्कुल संभव है। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला और जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी सुझाव है कि नियमों की भाषा को पूरी तरह से जाति तटस्थ
यानी कास्ट न्यूट्रल बनाया जाए। नियमों में साफ साफ लिखा जाना चाहिए कि किसी भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के साथ किसी भी आधार पर, हाँ, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, आर्थिक स्थिति हो या कुछ और, अगर भेदभाव होता है तो उसे कानून के तहत बराबर सुरक्षा मिलेगी। इससे सबका भरोसा बढ़ेगा और ये डर खत्म होगा कि ये नियम किसी एक ग्रुप के लिए हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे वो गैर तटस्थ होने वाली धारणा पहली बार में ही खत्म हो जाएगी। और शिकायतों से निपटने के तरीके में क्या बदलाव हो सकता है? यहाँ पर एक 2 स्तरीय सिस्टम यानी 2 टियर मैकेनिज्म बनाने का सुझाव है। 2 स्तरीय? जी। पहला स्तर हो मध्यस्थता और काउंसलिंग का, यानी मीडिएशन एंड काउंसलिंग। अगर कोई मामला छोटा है, पहली बार हुआ है या किसी गलतफहमी से पैदा हुआ है, तो उसे यहीं पर बातचीत से सुलझाया जाए। यहाँ फोकस सजा पर नहीं बल्कि समाधान और सुलह पर होना चाहिए। ये दिलचस्प है। तो मतलब पहला कदम सुलह सफाई का हो और सख्त कार्रवाई को आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। इससे सिस्टम का बोझ भी कम होगा। और दूसरा स्तर क्या होगा? दूसरा स्तर हो औपचारिक जांच का, यानी फॉर्मल इंक्वायरी। ये सिर्फ गंभीर, बार बार होने वाले या आपराधिक प्रकृति के मामलों के लिए होना चाहिए। इसमें सबूतों के आधार पर पूरी जांच हो और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। इससे हर छोटी बात पर सीधे बड़ी कार्रवाई का डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और उन कमेटियों का क्या जो ये फैसले लेंगी, उन्हें भरोसेमंद कैसे बनाया जाए? उसके लिए तीसरा सुझाव है संतुलित इक्विटी कमेटियां बनाना, बैलेंस्ड इक्विटी कमिटीज। इन कमेटियों में सिर्फ एक ही तरह के लोग ना हो। इनमें SC, ST, OBC समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि, महिलाएं और सबसे जरूरी कुछ बाहर के स्वतंत्र शिक्षाविद या समाज के सम्मानित लोग भी शामिल हों, ताकि किसी एक ग्रुप का दबदबा ना रहे। हाँ, इससे कमेटी पर किसी एक ग्रुप के दबदबे का आरोप नहीं लगेगा और उसके फैसलों पर सबका भरोसा बढ़ेगा। तो कमेटी जितनी विविध होगी, फैसले उतने ही निष्पक्ष माने जाएंगे। ये तो हुआ कार्रवाई का तरीका, लेकिन उस रोकथाम वाली बात का क्या, जिसका आपने जिक्र किया था? वो चौथा और बहुत जरूरी सुझाव है। ध्यान पुलिसिंग से हटाकर रोकथाम यानी प्रिवेंशन पर लाया जाए। कैंपस में जागरूकता कार्यक्रम, मतलब सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स अनिवार्य किए जाएं। ओरिएंटेशन सेशन की तरह? हाँ, नए छात्रों और शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन सेशन हो, जिनमें उन्हें सरल भाषा में समझाया जाए कि किस तरह का व्यवहार या मजाक भेदभाव माना जा सकता है। कई बार झगड़े गलत इरादे से नहीं बल्कि अज्ञानता और नासमझी से होते हैं। सही बात है। लोगों को सिखाना सजा देने से हमेशा बेहतर होता है। हमेशा। और आखिरी सुझाव क्या हो सकता है जिससे ये सब बदलाव ठीक से लागू हो सके? पांचवा और अंतिम सुझाव है कि UGC को खुद आगे आकर पारदर्शी तरीके से संवाद करना होगा। उन्हें नियमों को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देने चाहिए, गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। क्योंकि जब बड़े अधिकारी चुप रहते हैं तो अफवाहें फैलती हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलती हैं जो माहौल को और खराब करती हैं। एक खुला संवाद भरोसे की पहली शर्त है। तो कुल मिलाकर UGC के ये नियम एक बहुत जरूरी और नेक इरादे वाले सुधार हैं, लेकिन अपने मौजूदा रूप में ये आधे अधूरे हैं। इन्होंने भरोसे से ज्यादा डर और एकता से ज्यादा बंटवारे का माहौल पैदा कर दिया है। बिल्कुल। इन्हें खत्म करने की नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है। साफ और निष्पक्ष भाषा, बेहतर और संतुलित प्रक्रिया और सबकी भागीदारी, इन सब से ये नियम भारत की उच्च शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मुद्दा बराबरी और न्याय के बीच चुनाव का नहीं है, मुद्दा टकराव और आम सहमति के बीच चुनाव का है। हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिस पर सब साथ चल सकें। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, आपको क्या लगता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के माहौल को भेदभाव मुक्त बनाने के लिए नियमों और सजा से ज्यादा क्या जरूरी है? वो कौन सी एक चीज है जो सोच को बदल सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप यहां तक आई गए हैं तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी भरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।